नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि इसकी वीडियो 13 को आएगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया होली की वजह से। ठीक है, तो आज हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन है, 54 के अराउंड में हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेगी। और स्टार्ट करने से पहले आपको इसका जो कंटेंट है, अगर आप पूरे अच्छे से समझना चाहते हैं कि अगर आप सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा कोर्स हो डेडिकेटेड जहाँ पे आपका बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन हो, तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन और निशांत ई अकेडमी .com साइट पर आपको 1000 रुपीज पे आपको ये पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा, जिसमें टीयर 1 का पूरा कोर्स कवर है। और आप बहुत कम समय में एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक को कवर करना है, तो इसका ये जो आप अगर इस टॉपिक को सिर्फ कवर करना चाहते हो, जहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इस कोर्स को आप ले सकते हो। 300 रुपीज इसकी प्राइस है। और अगर आप ये कोर्स लेते हैं, आपको पता होगा कि सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के अंदर एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एक टॉपिक इंक्लूड करा गया है, तो उसका भी कंटेंट आपको इसी के साथ आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, और एक और प्लस पॉइंट है, अभी निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो, तो आपको 1 साल तक का 1 ईयर तक का टेस्ट पास फ्री मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक बार निशांत एकेडमी एप्लीकेशन या nishantiacademy.com साइट जरूर विजिट करें। या फिर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717782301। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे और ज्यादा कुछ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो अपनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली बताई हुई है। तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या किस टाइप से आएगा, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, इस सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे। और श्योर शॉट है, आज हम लोग जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसमें से आपको 3-4 तो श्योर शॉट है हिट होगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया एज पर 10+2 पैटर्न। हिंदी में बात करें तो भारत में 10+2 पैटर्न के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। पहला ऑप्शन है 10 years ऑफ प्राइमरी एंड 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। सेकेंड है 8 years ऑफ प्राइमरी एंड 4 years ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तीसरा ऑप्शन है 10 years ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है 12 years ऑफ कंटिन्यूअस स्कूल एजुकेशन विदाउट डिवीजन। तो आपको पता है 4 ऑप्शन तो होगा नहीं। प्राइमरी एजुकेशन 10 साल तक पढ़ाई होती है प्राइमरी एजुकेशन की, वो भी गलत है। अगर देखा जाए तो 10+2 का जो पैटर्न है, जो अब हट गया है, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पैटर्न है, ये हट चुका है। और यहाँ पे जो है आपको 5+3+3+5+3+3+4 का पैटर्न अब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर में भी मैंने बात करा हुआ है। फिलहाल जो ये 10+2 का जो पैटर्न है, इसमें आपको पता है जो 10 साल होते हैं वो स्कूल एजुकेशन का होता है, और बाकी के जो 2 साल होते हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन का होता है। तो अगर आप ऑप्शन 3 देखोगे, 10 years ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड 2 years ऑफ हायर सेकेंडरी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, स्कूल एजुकेशन कंप्राइजेस हाउ मेनी इयर्स। जो स्कूल एजुकेशन होता है वो कितने साल का होता है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, या 13 साल का। तो हमने अभी देखा था 10+2 मतलब टोटल 12 years में वो डिवाइड होता है। तो ये पूरे 12 साल का पैटर्न होता है, जिसमें आपका पूरा जो स्कूल एजुकेशन वाला जो पोर्शन है वो कवर होता है। ठीक है, इसे अब मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो 3 3 6, 6+4 कितना हो गया, 10, 10+5 कितना हो गया, 15। तो टोटल ये 15 years में अब ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, और ये स्कूल एजुकेशन नहीं है, इसमें पूरा आपका जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसे मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, पूरा का जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करा हुआ है, इसकी एक वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने यहाँ पे आपको आई आइकन दिखेगा, आपको वहां पे देख चेक कर लेना, आपको लिंक वहां पे पिन करी हुई है।
ठीक है? जो तीसरा क्वेश्चन है वो है द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल इज गवर्न्ड बाय। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्कूली प्रशासन होता है, किस लेवल पे? तो लोकल लेवल पे, ठीक है? स्थानीय स्तर पर। तो इसकी जो ज़िम्मेदारी होती है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसके द्वारा संचालित होती है? ये भी जब मैंने आपको स्कूल स्ट्रक्चर जब बताया था, स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, स्कूल एजुकेशन की, ये 3 स्तरीय होती है, 3 लेवल पे डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल लेवल पे, दूसरा होता है मेरा स्टेट लेवल पे और जो तीसरा होता है वो होता है लोकल लेवल पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है लोकल लेवल के अकॉर्डिंग। तो लोकल लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो हैंडल कर रहा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है द एम ऑफ स्कूल एजुकेशन इज। स्कूल एजुकेशन का एम क्या है? पहला है क्लियर थिंकिंग, दूसरा है प्रमोशन ऑफ टेक्निकल स्किल, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ हॉबीज और चौथा है फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्कूल एजुकेशन का जो सोलो मोटिव है वो है कि जो स्टूडेंट होंगे स्कूल एजुकेशन के द्वारा उनकी थिंकिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उनका जो विचार है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो जो ऑप्शन ए है क्लियर थिंकिंग, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैंडेटरी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट इन क्लास 9 एंड क्लास 10। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कक्षा 9 और 10 के लिए अनिवार्य भाषा आवश्यकता क्या है? ठीक है, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज होती है वो क्या है? पहला ऑप्शन है स्टूडेंट मस्ट स्टडी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, ये पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा है स्टूडेंट मस्ट स्टडी आइदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा या फिर इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है स्टूडेंट कैन चूज एनी टू रीजनल लैंग्वेज। स्टूडेंट जो है कोई भी दो रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी। ठीक है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा फोर्थ वाला ऑप्शन तो ये पूरा तरह से गलत है। अब आपको पहला वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही दिख रहा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन भी लग रहा होगा कि हाँ ये भी सही हो रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन है ये भी सही हो रहा है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, अगर आप डिटेल में अगर घुसोगे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ, तो वो आपसे ये कहेगा कि लैंग्वेज जो है क्लास 9 और 10 में आपको 3 लेने होते हैं। ठीक है? इस 3 लैंग्वेज में एक आपका कंपल्सरी होता है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो मैंडेटरी लैंग्वेज की, यानी कि कंपल्सरी लैंग्वेज की। तो देखोगे हिंदी और इंग्लिश में से आपको किसी एक को कंपल्सरी मानना पड़ेगा। ठीक है? मान लो किसी की हिंदी है, दूसरे ने इंग्लिश चूज़ करा। ठीक है? तो इन दोनों में से, और तीसरा जो है आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे आप जर्मन सीख रहे हो, फ्रेंच सीख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई भी, जैसे सपोज़ करो संस्कृत जो है बहुत सारे स्कूल में कॉमन होता है, तो संस्कृत का आपने एक लैंग्वेज लिया हुआ है, हिंदी आपका पहला लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश आपका दूसरा लैंग्वेज हो गया। सीबीएसई ये कहता है, या एनसीईआरटी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि इन दोनों में से आप अगर मान लो किसी एक लैंग्वेज में फेल हो गए, मान लेते हैं इंग्लिश में आप फेल हो गए, तो उस समय जो है आपका कंपल्सरी कौन हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, और इस इंग्लिश की जगह पे संस्कृत के मार्क्स ऐड हो जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ हो गया। अगर मान लो कोई बच्चा हिंदी में फेल हो जाता है, जबकि हिंदी उसने अपना पहला जो है लैंग्वेज चूज़ करा है और वो इंग्लिश में पास हो जाता है, तो उसका जो कंपल्सरी लैंग्वेज है, इस केस में उसका इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी उसका सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाएगा, और चूँकि वो हिंदी में फेल हो गया है, तो संस्कृत के मार्क्स जो हैं, हिंदी की जगह पे आ जाएँगे और हिंदी जो है वो ऑप्शनल आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टूडेंट मस्ट स्टडी आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी लैंग्वेज की बात हुई, यहाँ पे टोटल लैंग्वेज की बात नहीं हुई है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे मैंडेटरी हटा करके पूछे, तब तो आपको पता है कि 3 लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश और कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज जो आपका ऑप्शन में आएगा, ठीक है? ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन द थर्ड लैंग्वेज इन क्लास 8। अगर कोई बच्चा क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज में फेल हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, जैसा मैंने अभी बोला था कि 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना होता है। आप चाहे हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को चूज़ करोगे पहले, सबसे पहले। अब इसमें से किसी एक को चूज़ कर लिया, जैसे मान लो इंग्लिश किसी ने चूज़ कर लिया, तो दूसरा ऑटोमैटिक सेकंड लैंग्वेज हो जाता है, यानी कि हिंदी सेकंड लैंग्वेज हो गया।
तीसरा जो लैंग्वेज होगा वो आपको एक रीजनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई लैंग्वेज अगर आपको ऑफर करा जा रहा है तो वो आपको चूज करना है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल स्कूलिंग की बात करूँ तो वहाँ पे आपको संस्कृत दिया जाता है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे स्कूल में चाहे वो डीपीएस हो या फिर सीबीएसई अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरियाज है तो वहाँ पे जो फॉरेन लैंग्वेज है जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, उसे प्रीफर करा जाता है कि भाई ये आप लोग चूज करो। क्योंकि अगर आप फ्रेंच या जर्मन जान लेते हो तो उसमें स्कोप फिर आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? इसकी वजह से तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि if a student fails in the third language in क्लास 8 में पहला और दूसरा में वो पास कर गया है, लेकिन जो तीसरा जो लैंग्वेज उसने चूज करा हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो या फिर कोई भी एबीसी कोई भी एक लैंग्वेज हो, तो अगर तीसरे लैंग्वेज में अगर वो फेल हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट विल हैव टू रिपीट क्लास 8, क्या उसे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा क्लास 8। दूसरा है द स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू क्लास 9 बट मस्ट रीअपियर फॉर द एग्जाम एट द एंड ऑफ क्लास 9। तीसरा ऑप्शन है द स्टूडेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टडी द थर्ड लैंग्वेज एनी मोर। और चौथा ऑप्शन है द स्टूडेंट कैन चूज अ डिफरेंट थर्ड लैंग्वेज इन क्लास 9। ठीक है, देखो, अगर आपने इस टॉपिक को अगर अच्छे से कवर किया है तो क्लास 8 का क्राइटेरिया क्या कह रहा है, अब जो नया जो रूल आया है उसमें क्लास 8 का क्राइटेरिया ये है कि क्लास 8 में आपके 3 लैंग्वेज होंगे और इन 3 लैंग्वेज में तीनों लैंग्वेज में पास होना जरूरी है, तब जाकर के आपको 9th क्लास में प्रमोशन होगा आपका। मतलब 9 और 10th में पास होने के लिए या 9 और 10th को कंप्लीट करने के लिए या 9 और 10th में अगर आप चाहते हो कि आप प्रमोट हो जाए तो उसके लिए क्लास 8 में जो 3 लैंग्वेज आपने चूज करा है इन तीनों में पास होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में होगा इसका मतलब अगर वो फेल हो गया है संस्कृत में तो उसे क्लास 8 में दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे सीबीएसई ये कहती है कि मान लो अगर किस क्लास 8 में कोई 3 लैंग्वेज है और बच्चा किसी एक लैंग्वेज में फेल हो जाता है तो सीबीएसई ये कह रही है कि आपको तीनों लैंग्वेज में पास होना जरूरी है, लेकिन आपको प्रमोट कर दिया जाएगा क्लास 9 में। बट कंडीशन अप्लाई क्या होगा, क्लास 9 का जब आप फाइनल दे रहे होगे तो उस समय आपको आपका क्लास 8 में आपने जिस लैंग्वेज में आप फेल हुए थे आपको उसका भी पेपर देना पड़ेगा और उसमें आपको पास करना पड़ेगा। अगर इन केस आप क्लास 9 में भी अगर आप फेल हो जाते हैं इस लैंग्वेज में तो आपको एक और चांस मिलेगा क्लास 10th में। क्लास 10th का एग्जाम जब होगा तो क्लास 10th में आपको क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी आपको एग्जाम देना है और जिस लैंग्वेज में आप फेल हो गए थे उसका भी आपको एग्जाम देना होगा और आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10th पास आउट होने के लिए ये क्राइटेरिया रखी गई है कि क्लास 8 में जो 3 लैंग्वेज आपने चूज करे हैं उन तीनों लैंग्वेज में पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो डाउट हो, अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टडिंग अ थर्ड लैंग्वेज, किस तरह के स्टूडेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, एग्जेम्प्ट मतलब छूट दिया गया है कि वो थर्ड लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ऐसे स्टूडेंट जो डिसेबल्ड होंगे, ठीक है, किसी न किसी तरह के वो जो है स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें थर्ड लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो CWSN यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी है कोर्स के अंदर। ठीक है, और अगर आप उस कोर्स के द्वारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कवर करी है चीजें, स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करा है, अगर आप वो सारी वीडियो देख लोगे तो गारंटीड आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर दी 2 लेवल्स ऑफ हिंदी दैट स्टूडेंट कैन चूज इन क्लास 9 और क्लास 10। हमें पता है कि जब कभी भी आप क्लास 9 या क्लास 10 में जाते हो तो जो लैंग्वेज होता है स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में, तो उसमें 2 तरह की हिंदी या 2 तरह की इंग्लिश होती है जिसमें से आपको एक एक को चूज करना होता है। एक होता है हिंदी ए और दूसरा होता है हिंदी बी। हिंदी ए का मतलब आपकी हिंदी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ते हुए नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आपको हिंदी बी चूज करना पड़ता है। लेकिन आपकी हिंदी अच्छी है, आप स्टार्टिंग से ही हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हो तो उस समय आपको इलेक्टिव हिंदी यानी कि हिंदी ए चूज करना होता है।
सेम इंग्लिश के केस में होता है, एक होता है कि आपको इलेक्टिव इंग्लिश चूज़ करना होता है और एक होता है बेसिक इंग्लिश चूज़ करना होता है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ हिंदी के बारे में पूछा है तो हिंदी ए एंड हिंदी बी यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शंस इन क्लास 9 और 10। हमने अभी इंग्लिश के बारे में बात कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है स्टूडेंट कैन चूज बोथ लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश टुगेदर। मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट को दोनों इंग्लिश इंग्लिश ए और इंग्लिश बी, जिसमें से एक इंग्लिश जो इंग्लिश ए होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिसमें आपको इंग्लिश बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, और दूसरा होता है इंग्लिश बी जिसमें सिर्फ आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे फोकस करना होता है। आपको दोनों लेना पड़ेगा, ये पहला कंडीशन है। हमें पता है जैसे अभी मैंने बात करा कि दोनों में से कोई एक चूज करना होता है आपको। सेकेंड जो है वो है स्टूडेंट मस्ट स्टडी ओनली वन लेवल ऑफ इंग्लिश, आइदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो ऑब्वियस है ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एक ही पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। ये थोड़ा सा डाटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो आपको जो डिजिट्स हैं, जो फिगर्स हैं, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअल में, ठीक है, 2020 में लॉन्च हुआ था और एक्चुअल में अप्रूव्ड कब हुआ था यूनियन कैबिनेट के द्वारा? 29 जुलाई 2020 को। सो 29 जुलाई 2020 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी वाज रिप्लेस्ड बाय एनईपी 2020। कौन सा प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी था जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा रिप्लेस करा गया है? तो देखो, अगर जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले कौन सी पॉलिसी इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट हो रही थी, और उसके अलावा एक और पॉइंट मैंने बताया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज है या कौन कौन से स्कीम्स है जो सब्ज्यूम हो गए। सब्ज्यूम मतलब उन्हें मिला दिया गया है किसके साथ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगर आप उसे बहुत अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 से पहले वाला कौन सा था। तो पहले वाला आपको पता है कौन सा था? 1986 वाला। अगर आपसे बोले उससे भी पहले वाला कौन सा था, तो 1968 वाला। तो यहाँ पे इससे पहले वाला कौन है? तो 1986, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु लेड द कमिटी दैट प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एनईपी 2020 का रिकमेंडेशन जो है किस कमिटी के द्वारा हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कस्तूरी रंगन इसके राइट आंसर है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है, यानी कि ऑप्शन बी जो है अगेन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अभी बता दिया था आपको कि जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो नया जो स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर है उस वो एक्चुअल में कौन सा स्ट्रक्चर है? तो 5+3+3+4 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5+3+3+4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एट व्हाट स्टेज डज वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट इन एनईपी 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वोकेशनल एजुकेशन है वो किस क्लास से स्टार्ट होता है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? क्लास 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है और जिन्होंने वीडियोस बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि कुछ स्टैंडर्ड तक, मतलब जो ये जो 5+3+3+4 है, इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ स्टैंडर्ड तक, कुछ क्लास तक एग्जाम नहीं होगा और ऐसे ही आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट हो जाओगे। तो वो कौन से दो स्टैंडर्ड है या वो कौन से दो क्लास हैं
जहाँ पे स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा और आपको सीधा जो है आपने कितना अटेंडेंस करा है उसके बिहाफ पे आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट किया जाएगा। इसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस ऑफ एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। जो की फोकस मतलब जो मेन फोकस है वो क्या है? पहला है रूट लर्निंग। रूट लर्निंग का मतलब होता है कि रट्टा मल बनाना है आपको। मतलब इसमें है क्या कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना, बस रट करके पास होना है। क्या ये इसका जो है फोकस की फोकस हो सकता है? तो बोलोगे अब बिल्कुल नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तीसरा है एलिमेंटिंग हायर एजुकेशन, मतलब एलिमिनेट कर देना हायर एजुकेशन को। और चौथा है ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो अगर आप की फोकस पे अगर ध्यान दोगे जो मैंने बताया था आपको, तो एक्चुअल में एनईपी 2020 का जो मेन फंक्शन है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब बहुविषय, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आपको स्कूल से रिलेटेड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है, ठीक है, जो सोच होता है विषयों से रिलेटेड, वो आपकी डेवलप होनी चाहिए। मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है, या हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो किस कारण से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी एनईपी बोलता है कि अगर आप स्कूल एजुकेशन कर रहे हैं तो आपका जो नॉलेज होगा या फिर आपका जो टेम्परामेंट होता है वो साइंटिफिकली डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है कि कुछ बच्चे सही मार दें, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही सिर्फ जो है फोकस करे, तो ये गलत है। ठीक है, जो टेम्परामेंट होगा, जो सोचने का तरीका होगा वो साइंटिफिक होना चाहिए, ये एनईपी बात करता है, ना कि आपको सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो होंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो और आप जल्दी जल्दी में कुछ का कुछ मार के चले आओ और पता चला फिर बाद में बोलोगे कि अरे यार ये तो आता था फिर भी छूट गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती है, तो बहुत सावधानी से होकर के राइट आंसर समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, HECI का फुल फॉर्म क्या है? तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर NEP 2020। ठीक है, रूल क्या है HECI का NEP 2020 के अंडर, जिसमें पहला है रेगुलेटिंग ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। दूसरा है कंडक्टिंग स्कूल लेवल एग्जाम्स। तीसरा है मेरा रेगुलेटिंग प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। और चौथा है रिप्लेसिंग एनसीईआरटी। इसका जो राइट आंसर है HECI का जो मेन काम होता है वो होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग सारी चीजें मतलब एग्जाम कंडक्ट से लेकर के क्यूरिकुलम तक। ठीक है, या उल्टा मैंने बोल दिया, यहाँ पे होगा क्यूरिकुलम से लेकर के एग्जाम कंडक्ट तक, ये हर एक चीज को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल एजुकेशन को ये रेगुलेट नहीं कर सकता और लीगल एजुकेशन को ये जो है रेगुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दो जो एक्सेप्शन है वो भी ध्यान में रखना है और इसका जो फंक्शन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन अंडर एनईपी 2020? ठीक है, मेन की रिफॉर्म क्या है? देखो की रिफॉर्म का मतलब होता है एक्चुअल में जो बहुत अच्छा काम हुआ है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 की, तो उसका जो मेन रिफॉर्म है जो सबको चौंका देने वाला लगता है कि हाँ चलो कुछ बढ़िया हुआ है इंडिया के अंदर, या एजुकेशन सिस्टम में अब कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बताऊंगा आपको, तो आपको भी लगेगा कि हाँ चलो ये अच्छा काम हुआ है। क्या है यहाँ पे? ठीक है, देखो जो एक्चुअल में जो की रिफॉर्म है वो ये है कि हम लोग 10+2 पढ़ते थे, 10+2 के बाद +3 होता था, तब जाकर के ये 15 कवर होता था। 10+2 तक हमने स्कूल एजुकेशन करा, उसके बाद जो +3 करा, इस +3 में ग्रेजुएशन हम लोग करते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि अगर ग्रेजुएशन का कोई, जैसे मान लेते हैं, जैसे हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन तो एक जैसा नहीं होता है, किसी ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ दिया, ये भी हो सकता था। कोई सेकंड ईयर पढ़ा, उसको पढ़ के छोड़ दिया। कोई थर्ड ईयर में फेल हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बार एग्जाम नहीं दिया या दूसरी बार एग्जाम दिया तो फिर भी फेल हो गया। यहाँ पे क्या करा है गवर्नमेंट ने? यहाँ पे इस चीज को मॉडिफाई करके 5+3+3+4 कर दिया है। ठीक है, 10+2+3 को 5+3+3+4 कर दिया है।
अब ये जो 4 साल है, लास्ट के जो 4 साल हैं, ये एक्चुअल में आपका ग्रेजुएशन के 4 साल को डिनोट करता है, जिसमें ये फर्स्ट ईयर होगा, ये सेकंड ईयर होगा, फिर थर्ड ईयर होगा, फिर फोर्थ ईयर होगा। अब अगर कोई मान लेते हैं फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया किसी ने, तो उसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जैसे पहले मिलता था, जिसकी वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अब जो है अगर कोई फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट का कोर्स दिया जाता है। मतलब आपने ग्रेजुएशन जिस फील्ड में करना चाहते हो या जो स्ट्रीम आपने लिया हुआ है, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे, यानी कि आपका जो वैल्यू होगी इस रिजल्ट की, वो होगा सर्टिफिकेशन का कोर्स। ठीक है, अगर आपने सेकेंड ईयर अगर आपने कवर कर लिया, तो आपकी जो वैल्यू होगी ये सेकेंड ईयर की, वो डिप्लोमा की वैल्यू होगी। मतलब आपको जिस फील्ड में आपने आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या सेकेंड ईयर जब आपने कंप्लीट करा है, तो आपको एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी, आपको भी पता है। थर्ड ईयर में अगर आपने थर्ड ईयर कंप्लीट करा, तो आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की आपको डिग्री मिलेगी। मतलब आपने सिंपल जैसे कहते हैं ना प्लेन ग्रेजुएशन, आपने कोई ऑनर्स वगैरह सब नहीं करा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। अगर आपने चारों साल कंप्लीट कर लिया, तो आपको जो है ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स की आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स, या फिर अभी इसका एक और नाम चेंज हो गया है, रिसर्च। ठीक है, मतलब आप एक पर्टिकुलर चीज में आप रिसर्च करने के लिए एलिजिबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे डिग्री दी जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये जो है ये की रिफॉर्म है हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस चीज को चूज करना है। ठीक है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री कोर्सेस। ठीक है, जो डिग्री कोर्सेस है उसमें आपको मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन है, आप कैसे एग्जिस्ट करना चाहते हो उससे, ये चीज यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इज प्रपोज्ड फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन इन NEP 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में CET कहते हैं। तो कौन सा टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड करा गया, CET का टेस्ट जो है इंक्लूड करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन NEP। ठीक है, NEP में जो थ्री लैंग्वेज को यूज करा जाता है, तो एक्चुअल में इसका एम क्या है ये पूछा है। ठीक है, पहला है प्रमोटिंग इंग्लिश एज वन लैंग्वेज, पहला ऑप्शन। दूसरा है लर्निंग थ्री लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग मदर टंग, रीजनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज। तीसरा है एलिमिनेटिंग संस्कृत फ्रॉम क्यूरिकुलम, हो नहीं सकता। मेकिंग हिंदी मैंडेटरी, ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला तीन ऑप्शन तो ऐसा ऑप्शन है जिसे आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल में जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसका एक्चुअल एम क्या है कि आपका जो मदर टंग है, मतलब जो नेशनल लेवल का जो लैंग्वेज है, वो भी आपका सही हो। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज में आप चाहते हो कि बेस्ट हो जाओ, तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल होता है इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, तो यही कारण है कि तीन लैंग्वेज मैंडेटरी बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर डज NEP 2020 एम टू इंश्योर 50% ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा ईयर है जब तक, मतलब NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 50% छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का है। 50% छात्र मतलब जितने स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत जो छात्र आते हैं, उसमें एटलीस्ट 50% जो स्टूडेंट्स हैं, वो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। ये कब तक का टारगेट है गवर्नमेंट का या NEP 2020 का? तो आंसर है इसका 2025। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्लेटफॉर्म इज प्रमोटेड बाय अंडर NEP 2020 फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। आप बोलोगे बोलोगे सर बार बार NEP का क्वेश्चन उठा रहे, क्योंकि NEP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और श्योर शॉट है कि इस बार आपका क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, इससे तो विच प्लेटफॉर्म इज प्रमोटेड अंडर NEP 2020 फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करा गया है NEP के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीक्षा, स्वयं एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बॉडी गवर्न्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। ठीक है, कौन सी बॉडी जो है CBSE को गवर्न करती है, मतलब CBSE का एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस बॉडी के द्वारा किया जाता है? तो हम लोगों ने इसे बहुत स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो CBSE को गवर्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर वाज द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE, जिसके अंदर ICSE बोर्ड आता है। ठीक है, तो ये जो स्टेब्लिश हुआ है ये किस साल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1958, यानी कि ऑप्शन अगेन बी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन आईसीएसई एंड सीबीएसई क्यूरिकुलम। देखो, आईसीएसई और सीबीएसई के क्यूरिकुलम में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है आईसीएसई एक बहुत ही ब्रॉड एरिया को कवर करता है। ठीक है, मतलब आईसीएसई अगर की बात करें तो आईसीएसई का सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है, और सीबीएसई जो है वो इस तरीके से लेकर के चलता है अपने क्यूरिकुलम को कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो पास कर जाएं। ठीक है, और आईसीएसई का टारगेट क्या होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा, जिसे कहते हैं कि हम लोग मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्ड सिलेबस हो, उस चीज को हम लोग कवर करते हैं किसके अंदर, आईसीएसई के अंदर। मतलब अगर आप सीबीएसई का क्लास 11 में जो पढ़ोगे ना वो आईसीएसई के क्लास 9 में, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। तो समझ लो कि किस लेवल पे जो है चीजें कवर हो रही है वहां पे। तो इसका जो जो राइट आंसर होगा, जो मेन डिफरेंस है वो क्या होगा, आईसीएसई फॉलोज अ मोर डिटेल्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्यूरिकुलम देन सीबीएसई। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा स्कूल एजुकेशन है, प्रोग्राम है, वो किसका है? ये हम लोगों ने पहले भी बात करा हुआ है। NIOS इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन है, तो इग्नू। ठीक है, इग्नू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज अ मेजर फीचर ऑफ द स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया। जो राज्य शिक्षा बोर्ड होते हैं तो उनकी उनका जो प्रमुख विशेषता है उनके एजुकेशन का या स्कूल एजुकेशन का, वो क्या है? तो बहुत सिंपल है, जो इसका जो टेंथ होता है, टेंथ को हम लोग, टेंथ का जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, SSC। ठीक है, SSC का फुल फॉर्म भी बताया हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वहीं जो ट्वेल्थ लेवल का जो एग्जाम होता है उसे HSC कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या फुल फॉर्म है इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने पहली बार नाम सुना हुआ है, तो आई आइकन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी। ठीक है, उस वीडियो पे आप क्लिक करो और वो वीडियो पूरा देखो, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, जब मैंने जो एजुकेशन बोर्ड्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के अंदर जो बोर्ड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, IB कहते हैं। ठीक है, IB का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। ठीक है, बैकलॉरिएट, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं इसको। ठीक है, IB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द कोर फोकसेस ऑफ सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल क्यूरिकुलम। सीबीएसई के माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम का एक प्रमुख फोकस क्या है? प्रमुख फोकस मतलब सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसका मेन फोकस क्या है? तो मेन फोकस ये है कि एक जो स्टूडेंट होगा उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब चारों तरफ से, हर तरफ से इस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो कि वो फिजिकली स्ट्रांग हो सके, मेंटली स्ट्रांग हो सके, उनका जो थिंकिंग है वो पहले से बेटर हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में मैंने पूरा डिटेल में बात करा हुआ है कि जो एक्चुअल में जो सीबीएसई कहता है वो किन किन चीजों पे पॉइंट आउट करता है कि ये सारी सारी चीजें स्टूडेंट के अंदर, अगर वो स्कूल एजुकेशन कर रहा है तो उसके अंदर ये सारी चीजें स्कूल एजुकेशन खत्म होने तक डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है। ये एक्चुअल में ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इन अ 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम फॉर ग्रेड एक्स। ग्रेड एक्स मतलब ग्रेड 10, व्हाट डज द रैंक ई अवॉर्डेड बाय द बोर्ड रिप्रेजेंट। ठीक है, ये तो याद हो गया होगा, आई थिंक इतनी बार मैंने रिपीट करा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर क्लास 10th का जब कभी भी बोर्ड हो रहा होता है तो उसके अंदर 9 ग्रेडिंग सिस्टम चलती है, 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में पहला जो ग्रेड होता है A1, फिर उसके बाद आता है A2, फिर B1, फिर B2, फिर C1, फिर C2, फिर D1, फिर D2, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है E। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है कंपलसरी, उसे क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा सेम स्टैंडर्ड को, यानी कि वो फेल हो चुका है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को स्कॉलस्टिक एरिया के अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड में जो को स्कॉलस्टिक एरिया क्या होता है,
ये भी मैंने बताया हुआ है। तो जिन-जिन सबने मुझे बहुत पहले से फ़ॉलो करा हुआ है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसकी वीडियोज़, स्कूल एजुकेशन की वीडियोज़ अच्छे से देखी हुई है, तो को-स्कॉलस्टिक एरिया क्या होता है, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ताकि जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आइडिया लग जाए कि को-स्कॉलस्टिक क्या होता है, को-स्कॉलस्टिक की मीनिंग क्या होती है, ठीक है? तो को-स्कॉलस्टिक एरिया जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर होता है, तो यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है, उसे वो किस टाइप की होती है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। ये 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड ई। आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन जो है एक को-स्कॉलस्टिक एरिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है? तो आपको इसमें जब भी ग्रेड मिलता होगा तो ए ग्रेड मिला या फिर अगर आप थोड़े से बदमाश हो तो आपको बी ग्रेड मिलता है। ठीक है? सी, डी तो कभी देती नहीं है कोई मतलब कोई भी स्कूल देता नहीं है इस तरह से। ठीक है? ए ग्रेड का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वहीं अगर बी ग्रेड का बात करें तो उसका मतलब क्या होता है वेरी गुड मतलब आप सही हो ठीक हो उसमें ठीक है चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर आर टीचर्स गाइडेंस हेल्प्स स्टूडेंट रीच मोर एक्यूरेट एंड हायर लेवल रिस्पॉन्सेस मतलब यहाँ पे क्या है ये मैंने पहले बताया हुआ आपको इसमें सबके बारे में बताया हुआ है मैंने ठीक है तो ये एक्चुअल में ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ठीक है ये इसलिए उठाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपको जानना है कि इवेल्युएशन क्या होता है रिमेडियल टीचिंग क्या होता है प्रॉम्प्टिंग क्या होता है तो आप बहुत डिटेल में वो वीडियो देखो जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टीचर्स क्या करते हैं स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सके मतलब जो आंसर उनके दिमाग में चल रहा है मतलब बहुत बार क्या होता है ना स्टूडेंट को पता होता है लेकिन वो कंफ्यूज होता है तो उस समय में जैसे मान लो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछा फिर कुछ हिंट्स दिया ताकि उस आप आंसर पे श्योर हो सको तो इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया तो इसे हम लोग एक टर्म कहते हैं प्रॉम्प्टिंग हिंदी में बात करें तो उपचार ठीक है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट मीन्ड फॉर फोरटेलिंग फोरटेलिंग मतलब आप फ्यूचर में अगर आप कुछ बता रहे हो ठीक है प्रोडिक्शन प्रोडिक्ट कर रहे हैं फोरकास्टिंग designed to predict a student's ability or readiness to undertake the study देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट है ठीक है टेस्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं देखो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी इफिशियंसी जैसे सपोज करो कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने से पहले एक टेस्ट होता है जिससे ये समझा जा सके कि आप उस लायक हो या नहीं या फिर बहुत बार क्या होता है आप देखो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो स्कूल क्या करती है वो अपने अकॉर्डिंग एक टेस्ट लेती है ठीक है क्यों लेती है ताकि वो पता कर सके कि उस स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो बच्चा फिट हो रहा है या नहीं ठीक है तो इस टेस्ट को क्या कहा जाता है जहां पे उस बच्चे से रिलेटेड जो वो टेस्ट दे रहा है उससे रिलेटेड फोरटेलिंग करी जा सके उससे रिलेटेड कुछ प्रोडिक्शन करा जा सके कि हाँ इसका ये सब्जेक्ट वीक है या ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है फोरकास्टिंग करा जा सके कि इसका फ्यूचर कैसा होगा मान लेते हैं उसके साइंस में अच्छे नंबर आए तो ये बताया जा सकता है कि नहीं ये लड़का साइंस लेगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट कहाँ पे है साइंस में है ठीक है तो इस तरह का जो टेस्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट पूर्वानुमान परीक्षण ठीक है तो जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर पे बात करें नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंपलसरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं ठीक है या कैंडिडेट हैं जिसके पास किसी ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है ठीक है तो उनके लिए कितने लैंग्वेज का कंपलसरी प्रावधान करा गया कि इतना लैंग्वेज उनका होना चाहिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन एक लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए इनका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन कॉल्ड दैट इज एसोसिएटेड विथ एटीट्यूड एंड वैल्यू इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बात करा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ठीक है देखो जब कभी भी कोई ऐसा एजुकेशन का फील्ड जो स्टूडेंट के एटीट्यूड और उनकी वैल्यूज से जुड़ा हुआ है मतलब अगर आप उस किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपकी वैल्यूज बढ़ रही है जैसे कि अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो ठीक है तो आपकी वहां पे वैल्यूज बढ़ेगी आपको समझ में आएगा एक्चुअल में मोरलिटीज कैसे काम करती है ह्यूमैनिटीज क्या होता है ठीक है या फिर अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन के इमोशंस कैसे होते हैं उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए तो इससे क्या हो रहा है इससे आपकी वैल्यू बढ़ रही है आपके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है
जब कभी भी कोई ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ता है तो वो अपने इमोशंस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना समझ जाता है, क्या कहेंगे, नेचुरल इमोशंस जिसे आप चाहें तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उनका एटीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, वो चीजों का जो रिएक्शन होगा वो बाकी सब नॉर्मल लोगों की तरह नहीं देंगे, उन्हें पता होगा कि ये क्या है, ये सिर्फ फीलिंग है जिसे चाहें तो आप दबा सकते हो, छिपा सकते हो, ठीक है, या फिर ये समय के साथ साथ बदल भी सकती है। ठीक है, तो इस तरह का जो एजुकेशन होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी कि जो ऑप्शन 4 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नोडल सेंटर क्या है। नोडल सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोडल सेंटर क्या होता है, जब मान लो कि किसी सिटी के अंदर बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल है, उसमें से एक ऐसा स्कूल होगा जो सेंट्रली लोकेटेड होगा और बाकी सारे स्कूल के से अगर कंपेयर करा जाए तो हर स्कूल से उसका डिस्टेंस जो है थोड़ा कम पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर स्कूल। ठीक है, तो इस तरह के स्कूल को हम लोग क्या कहते हैं, नोडल सेंटर। तो सीबीएसई क्या करती है, उस सेंटर में सारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है ताकि हर बच्चे को कंफर्टेबल हो वहां पहुंचने में। ठीक है, तो इट इज अ स्कूल सेंट्रली लोकेटेड प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटीज फॉर इवेल्युएशन एंड इज लोकेटेड इन नेबरहुड ऑफ 10 स्कूल्स। मतलब मिनिमम जो है क्राइटेरिया क्या है, 10 स्कूल्स का। तो ये भी याद रखना, नोडल सेंटर बनने के लिए आसपास कितने स्कूल होने चाहिए, तो 10 स्कूल्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एज पर सीबीएसई व्हाट इज द टेस्ट कॉल्ड दैट डिजाइंड टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विथ अ प्री स्पेसिफाइड लेवल ऑफ अकम्प्लिशमेंट। प्री स्पेसिफाइड मतलब पहले से कुछ क्राइटेरिया दिया गया था कि ये क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे जो है आपका टेस्ट होगा, और अगर आप उन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाते हो तो फिर इसका मतलब आप पास हो। मतलब यहाँ पे आपका कंपैरिजन नहीं है किसी और स्टूडेंट के साथ। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं जूनियर असिस्टेंट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि एक साथ बहुत सारे बच्चे सेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, कौन कितने मार्क्स लेकर के आ रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कौन कितने मार्क्स ला रहा है, मतलब आपके मार्क्स बाकी के कंपैरिजन में कैसे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। लेकिन मान लो ड्राइविंग लाइसेंस का एक टेस्ट हो रहा है, तो उसमें क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर आप उन नॉर्म्स को सेटिस्फाइड कर जाते हो तो फिर इसका मतलब आप उस टेस्ट को पास कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी से, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग, आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना है अपने टेस्ट में। समझ में आया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने चारों चीजों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फोल्डर प्रिपेयर्ड बाय ईच स्टूडेंट एट द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स इन विच ही और शी राइट अबाउट देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स, रोल मॉडल्स एंड लाइफ सिचुएशन। बेसिकली ये एक ऐसी डायरी है, डायरी बोलो या एनेक्डोट बोलो, एक्चुअल में एनेक्डोट कहते हैं इसे। ये एक ऐसा एनेक्डोट होता है जिसमें स्टूडेंट जो है अपनी फीलिंग्स को प्राइवेटली कह लो, सीक्रेटली कह लो, किसी डायरी पे लिखते हैं। चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो, मतलब डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, या ओकेजनली भी हो सकता है। लेकिन जो अपनी फीलिंग्स है, ठीक है, ये बेसिकली सबके लिए नहीं होता है, बस अपनी डायरी, पर्सनल डायरी, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह सब में कि एक डायरी बनाई होती होती है जिसमें कोई भी पर्सन जो है अपना कोई भी फीलिंग होता है उस चीज को शेयर करता है। तो इस तरह का जो एनेक्डोट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है जस्ट फॉर मी, मतलब सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट belong to the cities categorized by the CBSE board to fix center to conduct board examination। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है जब कभी भी सीबीएसई, तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है उसका कंडीशन नहीं होता है। तो याद रखना, जब कभी भी मल्टी स्कूल सिटीज होंगी, मतलब एक सिटीज में बहुत सारी स्कूल्स हैं, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम सेंटर फिक्स करवाए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। दूसरा होता है फॉरेन कंट्रीज, मतलब ऐसे कितने सारे कंट्रीज हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज है जहां पे सीबीएसई का सेंटर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। सिंगल स्कूल सिटीज, मतलब ऐसे कितने सारे सिटीज है जहां पे सिर्फ एक स्कूल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एग्जामिनेशन सेंटर को फिक्स किया जाता है।
ठीक है, और एक है मेरा डबल स्कूल सिटीज। डबल स्कूल सिटीज मतलब दो ही स्कूल हो, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं, या तो सिंगल स्कूल होगा एक सिटी के अंदर, या फिर एक सिटी के अंदर मल्टीपल स्कूल होगा। मल्टीपल में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डबल स्कूल सिटीज बोल करके कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तो जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एडिशनल टाइम इज परमिटेड फॉर अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट attending an AISSCE एग्जामिनेशन ऑफ 3 hours ड्यूरेशन। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने कवर करवाया था इसका जूनियर असिस्टेंट का, अगर वो वीडियो बहुत अच्छे से अगर आपने देखी है तो आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर लिखना जरूर। ठीक है, AISSCE का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट होते हैं, इन्हें कुछ एडिशनल टाइम दिया जाता है जब कभी भी सेकेंडरी एग्जामिनेशन या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है। जनरली सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो होता है वो 3 घंटे का होता है। तो जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा कुछ टाइम मिलता है। तो कितना देर मिलता है? तो 3 घंटे के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो गए तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला होगा कि 3 मतलब ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। अगर 2.5 घंटे का अगर आपका नॉर्मल टेस्ट है, तो उसमें जो है, जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट होता है एक्स्ट्रा। जैसे 3 घंटे में 60 मिनट, उसी तरह से 2.5 घंटे में समथिंग मिनट। ये जो समथिंग मिनट है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसी तरीके से 2 घंटे का होता है। 2 घंटे के लिए कितना मिनट होता है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि जो है आप बता सको कि हाँ सर मैं सही से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की गाइडलाइन ऑफ एनसीएफ एसएसई 2023। ठीक है, देखो एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। तो इसके अकॉर्डिंग जो की गाइडलाइन है वो इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। पहला है इनकरेजिंग रूट मेमोराइजिंग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है प्रमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये हो सकता है। तीसरा है रिड्यूसिंग टीचर ऑटोनॉमी, ठीक है, चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है। और चौथा है एलिमिनेटिंग वोकेशनल एजुकेशन, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो है सीबीएसई क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है वोकेशनल एजुकेशन को। तो जो सबसे फिट हो रहा है वो क्या है, प्रमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन 2 जो है या ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ एसई 2023, व्हाट इज द फोकस ऑफ असेसमेंट एट द फाउंडेशनल स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज होता है, जैसे 5+3+3+4 जो मैंने बोला, तो 5 जो है वो एक्चुअल में फाउंडेशनल स्टेज हो गया। तो इसमें जो है फोकस क्या होता है असेसमेंट का? ठीक है, पहला है स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग सिस्टम, हाई प्रेशर एग्जाम्स। तीसरा है अलाइनिंग विथ चिल्ड्रंस नेचुरल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और चौथा है एम्फेसाइजिंग थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली। तो आपको पता होगा जो स्टार्टिंग का +5 होता है वो प्राइमरी लर्निंग या प्राइमरी स्कूल पे फोकस करता है। प्राइमरी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चों का जो नेचुरल लर्निंग है, खेल खेल में जो पढ़ाई होती है, खेल खेल में जिस तरह से बच्चे सीखते हैं, उस चीज पे फोकस किया जाता है। तो जो ऑप्शन सी है वो इस पे फिट हो रहा है, अलाइनिंग विथ चिल्ड्रंस नेचुरल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनसीएफ एसई 2023 एम्फेसाइज अंडर लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन में वो क्या एम्फेसाइज करता है? ठीक है, पहला है लर्निंग वन लैंग्वेज ओनली। दूसरा है एम्फेसाइजिंग प्रोफिशिएंसी इन एट लीस्ट 3 लैंग्वेजेस। तीसरा है एलिमिनेटिंग रीजनल लैंग्वेज। और चौथा है फोकस ऑन इंग्लिश, ओनली ऑन इंग्लिश। तो ऑब्वियस है कि ये दो नहीं होगा, स्टार्टिंग वाला भी फिट नहीं हो रहा है, और जो ऑप्शन बी है वो परफेक्टली फिट हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन डज एनसीएफ एसई 2023 प्रायोरिटाइज टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंज। देखो एनसीई जो है वो क्या करता है, इन्वायरमेंटल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोल करके बर्डन नहीं बढ़ा रहा है स्टूडेंट पे, कि भाई इतना सारा बुक पढ़ना है, उसमें भी इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर में एक अलग से बुक लेकर के आओ, उसे भी पढ़ना पड़ेगा। बीच में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन बीच में जब स्टार्ट हुआ तो उस चीज को फिर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ताकि स्टूडेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े।
तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए हर एक स्टैंडर्ड पे एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए उन्हें अवेयर करा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन। देखो, अब ये स्कीम वाला टॉपिक जो है ये इस बार जो है सिलेबस में आपको बोला गया है कि इस बार जो है स्कीम वगैरह सब भी आपको कवर करना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब स्कूल एजुकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, जो ये कहता है कि क्लास 3 तक, यानी कि ग्रेड 3 तक, ठीक है, किस चीज पे फोकस करा जाएगा, फोकस करा जाएगा कि जो लिटरेसी है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, तो बच्चे क्या करें, बच्चे उस चीज को फ्लुएंटली पढ़ सके। क्योंकि बहुत बार पहले ये देखा गया कि 9 क्लास में स्टूडेंट चला जाता है लेकिन उसे पढ़ने नहीं आता। ठीक है, तो स्टार्टिंग का ग्रेड 3 तक यानी क्लास 3 तक बच्चों को सिर्फ फ्लुएंट वो अपना लिटरेसी वाला जो पार्ट है, लैंग्वेज वाला पार्ट है, उसे वो अच्छे से पढ़ सके। और जो न्यूमेरेसी है, न्यूमेरेसी मतलब जो कैलकुलेशन बेस्ड चीजें जो होती हैं, जैसे टेबल लर्न करना, टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, इन सब चीजों पे फोकस करा जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच इनिशिएटिव इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड। ठीक है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंडक्ट हुआ है कौन से इनिशिएटिव के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है निष्ठा। ठीक है, इन सारे इनिशिएटिव के बारे में हम लोग कोर्स के अंदर जो है आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो अपना। ठीक है, नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द दीक्षा प्लेटफॉर्म। ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस क्या है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस है कि जो टीचर्स जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन, जिन्हें ऑनलाइन टीचिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, या टीचर्स को ट्रेन किया जाए ताकि वो ऑनलाइन टीचिंग कर सकें और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। तो जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स ब्रॉडकास्ट वीडियो लेक्चर्स थ्रू 34 DTH चैनल। ठीक है, यहाँ पे अब ये समझना कि जो डीटीएच जो चैनल्स होते हैं ये 34 डीटीएच चैनल, ठीक है, ये जो है इस पे इसका काम क्या है, इसका काम है 24/7 जो है एजुकेशन कंटेंट देना। ठीक है, कहाँ पे, टीवीज पे। ठीक है, तो जो 34 डीटीएच चैनल्स हैं इनका काम क्या है, 24/7 जो है जो एजुकेशन जो भी कंटेंट है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो, या चाहे वो ग्रेजुएशन बेस्ड हो, उनसे जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट होगा वो डिलीवर करेंगे वीडियो के लेक्चर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज जो है वो कौन से इनिशिएटिव के द्वारा जो है ये लाई गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वयं प्रभा, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर स्वयं प्रभा एजुकेशनल कंटेंट ट्रांसमिशन। कौन से सैटेलाइट को यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, स्वयं प्रभा इनिशिएटिव के लिए, तो GSAT-15, तो यानी कि जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्वयं इनिशिएटिव। स्वयं इनिशिएटिव का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, तो इसका जो प्राइमरी गोल है वो है ऑफरिंग फ्री एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो बी नंबर है वो यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव इंटीग्रेट्स ऑल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, मतलब कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो इंटीग्रेट करता है ऑल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को। ठीक है, जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे उन्हें जो है एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा दीक्षा। ठीक है, दीक्षा इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ई पाठशाला। ई पाठशाला का मेन पर्पस क्या है, ई पाठशाला का मेन पर्पस है कि ये बेसिकली ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च करा गया है, और एनसीईआरटी का टारगेट ये है कि ई पाठशाला के द्वारा जो भी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उन्हें डिजिटली या डिजिटल बुक्स को फ्री पीडीएफ के रूप में स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ई लर्निंग रिसोर्सेस मतलब जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं, जो भी ई बुक्स हैं, ठीक है, वो फ्रीली जो है स्टूडेंट एक्सेस कर सके इंटरनेट के थ्रू। तो जो ऑप्शन ए होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है? नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई-पाठशाला? तो अभी हमने देखा कि एनसीईआरटी ने इसे लॉन्च करा है, तो एनसीईआरटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव सपोर्ट द समग्र शिक्षा अभियान बाय प्रमोटिंग डिजिटल लर्निंग इन स्कूल? जो समग्र शिक्षा अभियान है, वो कौन-कौन से इनिशिएटिव को प्रमोट करती है? समग्र शिक्षा अभियान जो है, एक कहेंगे कि मदर इनिशिएटिव है, जिसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव आते हैं। ठीक है? स्कीम वाला जो है एक वीडियो आपको आपके कोर्स के अंदर जो है अभी नहीं मिला है, लेकिन 24 आवर्स के अंदर-अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे मैं समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो है स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया या स्वयं प्रभा हो गया, इस तरह की सारी इनिशिएटिव इंक्लूडेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है? तो ये टोटल 54 के अराउंड में क्वेश्चन्स हैं, जिसे हम लोगों ने आज की क्लास में कवर करा। होपफुली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है? इसके लिए एक लाइक बनता है, फटाफट लाइक कर देना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जिसके द्वारा आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग अपने चैनल के द्वारा कवर कर रहे हैं। ठीक है? तो इसे सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।